हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है द सॉलिड स्टेट, इसके बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे। तो देखो, मैटर का जो मेनली तीन स्टेट्स होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड और गैसियस स्टेट्स के बारे में जो है क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी जो सॉलिड स्टेट बच गया ना, तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग को क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है उसी में डिस्कस करना है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, या फिर सॉलिड के फॉर्म में सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं। कंपटीशन के व्यू से देखोगे ना, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री से। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लो या फिर अपना एकेडमिक एग्जाम लो, तो इस चैप्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर का मेनली फिगर्स वगैरह है, सॉलिड का इंट्रोडक्शन जानना है, क्लासिफिकेशन, उसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को जानना है, और सेकेंड पार्ट में जो सॉलिड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हम लोग उसके बारे में जो है सो जानेंगे। अब आते हैं सबसे पहले कि सॉलिड है क्या। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी मैटर का वह फॉर्म, पदार्थ का वह अवस्था जिसका शेप, वॉल्यूम फिक्स्ड हो, तो उसी को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। तो पुराना डेफिनेशन है ना, वो तो जानते ही आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं इस बात को कि सॉलिड का एक प्रॉपर्टी है, शेप फिक्स्ड होता है, साइज फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। अब बात है यहाँ कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कब करता है। तो देखो, कोई भी सब्सटेंस जो है ना सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट तभी करेगा जब उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रूम टेम्परेचर जो हम लोग जानते हैं ना, रूम टेम्परेचर, प्रेशर, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और इस केस में जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर है, प्रेशर कितना, 1 atm ऐसा। तो यदि 1 atm प्रेशर पर किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो वह सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड फॉर्म में। ऑब्वियसली यदि इसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ना कि मेल्ट करके किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, इसके लिए एसेंशियल कंडीशन हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm प्रेशर पे उस सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तभी वह एग्जिस्ट करेगा सॉलिड के रूप में। अब बात यहाँ यह है कि आखिर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट क्यों करता है। तो देखो, किसी भी सब्सटेंस का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट कहने का मतलब सब्सटेंस सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करेगा, या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या डिपेंड करता है दो अपोजिंग फोर्सेस के नेट इफेक्ट पर। अब वो दोनों अपोजिट फोर्स क्या है उसको जो है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या बोला मैंने अभी कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वह डिपेंड करता है दो अपोजिंग फोर्सों के नेट इफेक्ट पे। और वो दोनों अपोजिंग फोर्स क्या है, सो देखो, सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, और दूसरा थर्मल एनर्जी। ये दो फोर्सों के जो है नेट इफेक्ट पे डिपेंड करेगा कि वह सब्सटेंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब यहां से देखो, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स और थर्मल एनर्जी, ये दोनों जो है क्या क्या होता है। जैसे मान लो कि दो मॉलिक्यूल कंसीडर किए हो ऐसे, अभी दो मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन कहां से होगा, तो कोई भी मॉलिक्यूल हो ना, तो जो उसका हम लोग एग्जिस्टेंस जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियस है, बगल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस तरह से। तो ये जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का न्यूक्लियस की तरफ, या इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इसके न्यूक्लियस की तरफ, तो इस बात को हम लोग जो है बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स, और यहां से डेवलप करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब कभी भी दो मॉलिक्यूल्स अगल बगल हो, एडजेसेंट हो, तो उनके बीच एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। इंटर का मतलब होता है दो, डिफरेंट, मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स मतलब
मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, नाम ही है अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यह फोर्स इस दोनों मॉलिक्यूल के एक दूसरे से अट्रैक्ट करके रखेगा, एक दूसरे से खींच करके रखेगा, आपस में जोड़ करके रखेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स का काम हुआ मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखना, नजदीक करके रखना। अब बचा थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी करने का मतलब हुआ कि रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी अवेलेबल होता है, फॉर्मूला जनरली इसका हम लोग 3/2 RT के फॉर्म में इसको दिखाते हैं। यहाँ पे T हुआ रूम टेम्परेचर और E दोनों जो है कांस्टेंट टर्म है। तो जितना अधिक रूम टेम्परेचर रहेगा या जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा थर्मल एनर्जी होगा। अब मान लो कि टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एनर्जी बढ़ेगा और थर्मल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल का जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। देखो कुछ इक्वेशन है, जैसे एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² और एक इक्वेशन यही होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 RT। ऐसे अब इन दोनों को कोरिलेट करो, यहां से कोरिलेट करोगे तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। ऐसा टेम्परेचर यदि इंक्रीज किए तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मान लो कि दो मॉलिक्यूल ऐसे आपस में है कनेक्टेड, अब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और जब काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाए कि इस बॉन्ड एनर्जी से उसका वैल्यू इंक्रीज कर जाए, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, मॉलिक्यूल यहां से मूव करना शुरू कर देगा। मतलब थर्मल एनर्जी क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल को फास्ट मूव करवाएगा। तो देखो अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर रहा था, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा था, एक दूसरे के नजदीक ला रहा था। और यहाँ जो थर्मल एनर्जी हम लोग पढ़ाई, ये क्या किया, मॉलिक्यूल के एक दूसरे से दूर किया। तो देखो अपोजिंग प्रोसेस है, एक मॉलिक्यूल को खींच रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल को दूर कर रहा है। इससे शुरुआत में बोले थे कि यह दोनों जो है अपोजिंग नेचर का फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स और थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स का काम हुआ मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखना, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। लेकिन थर्मल एनर्जी क्या करता है कि थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बढ़ने से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चला जाएगा। तो अब यहाँ दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, एक मॉलिक्यूल को नजदीक ला रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल को दूर कर रहा है। तो दोनों का नेट इफेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस किस फॉर्म में होगा। यदि मान लो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता हो और दूर जाने वाला जो बात है कम, तो मॉलिक्यूल सट करके रहेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन उल्टा हो कि इसका थर्मल एनर्जी ही ज्यादा हो, मतलब मॉलिक्यूल मूव करे ज्यादा फास्टर, अट्रैक्शन उसका कम हो, तो फिर वह सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अभी मैंने क्या बताया कि जनरली कोई भी सॉलिड जो होता है वह लोअर टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करता है, हाईयर टेम्परेचर पे वह सॉलिड मेल्ट कर जाएगा, लिक्विडेबल हो जाएगा। तो यदि टेम्परेचर लो रहे तो टेम्परेचर लो होने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी लो होगा, थर्मल एनर्जी लो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी लो होगा और काइनेटिक एनर्जी लो होने का मतलब मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कम, और कम वेलोसिटी इसका मतलब इन दोनों के बीच अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम होगा। तो लोअर टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी कम होने के चलते मॉलिक्यूलर वेलोसिटी नेग्लिजिबल होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी नजदीक रहते हैं और उस केस में यह जो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड है वह मैक्सिमम हो जाता है। यदि थर्मल एनर्जी कम है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, तो उस केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वह मैक्सिमम हो जाएगा। या इन शॉर्ट हम लोग बोले कि कम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल मूव कम कर रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर कम जा रहा है, अट्रैक्ट मैक्सिमम हो रहा है। और जब मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से सट करके रहेगा और वह एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के आधार पे जानते हैं ना, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के आधार पे जानते हैं कि सॉलिड का पार्टिकल ऐसे सट करके रहता है, इस तरह से नजदीक में रहता है सट करके, लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहता है ऐसा, और गैस का पार्टिकल तो बहुत दूर दूर रहता है इस प्रकार से। नजदीक जो है, नजदीक होने का मतलब हुआ कि इसके पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का है, इसका थोड़ा दूर चला गया, इसका मतलब यहाँ जो मैग्नीट्यूड लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स का वह इसके तुलना में कमजोर है, और यहाँ पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब यहाँ जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वह मिनिमम ऐसा।
तो सॉलिड के केस में मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, इसलिए पार्टिकल एक दूसरे से काफी सट करके रहते हैं और वह सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ से एक बात और हम लोग देख सकते हैं कि जब सॉलिड पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसका पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं कर सकता। और यदि किसी पार्टिकल का कोई डायरेक्शन में मूवमेंट होना तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ऐसा ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कोई फिक्स्ड डायरेक्शन में मोशन, कोई एक निश्चित डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल का कभी भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता है। सॉलिड का पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच जो लगने वाला फोर्स है स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की हम लोग बात किए, ट्रांसलेटरी मोशन, तो यह मोशन जो है सॉलिड पार्टिकल में नहीं होता है। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि सॉलिड का पार्टिकल एकदम फिक्स्ड है, स्थिर रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांसलेटरी मोशन केवल नहीं होता है तो कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, या फिर इसी को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं। ऐसा वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। ऐसे ही 3-4 टाइप का मोशन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा मोशन जो है सॉलिड पार्टिकल्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो याद रखिए कि सॉलिड पार्टिकल्स का केवल ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन होता है, मतलब सॉलिड के पार्टिकल अपने पोजीशन पे थोड़ा ऑसिलेट कर सकते हैं या वाइब्रेट कर सकते हैं, वे किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। और यदि किसी डायरेक्शन में उनका कोई मूवमेंट नहीं होगा तो बोलेंगे कि उनका कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, केवल क्या है? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो ये सॉलिड के बारे में इंट्रोडक्शन था। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो सॉलिड के डिस्क्रीट पार्टिकल होते हैं, डिस्क्रीट करने का मतलब कि एक अलग पार्टिकल, जैसे बहुत सारा पार्टिकल आपस में ऐसे जुड़ गया सॉलिड बनाने के लिए, इस एक अलग पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल। या डिस्क्रीट पार्टिकल को हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोलते हैं। ऐसा इस डिस्क्रीट पार्टिकल को हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोलेंगे। कंस्टिट्यूएंट का मतलब जिससे वह बना हुआ है। और यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या होगा? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर कोई आयंस हो सकते हैं। तो यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बोला जा रहा हो तो कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलकर के बना हुआ है। तो जनरली सॉलिड एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो किसी भी सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुआ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन, इसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक पार्टिकल की बात करें तो हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल। ऐसा तो ये जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वे सभी आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अटैच्ड होते हैं और इन पार्टिकल्स का कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, इनका केवल वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन होता है। रीजन की टेम्परेचर बहुत उस सिचुएशन में कम होता है और जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है वह अधिक होता है। तो ये सॉलिड के बारे में जो है इंट्रोडक्शन था कि कोई भी सब्सटेंस, ये सबसे पहले कि सॉलिड है क्या, उसके बाद सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कब करेगा। तो बताया मैंने कि जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है या कैसे करता है। तो उसके लिए मैंने बताया कि कोई भी सब्सटेंस का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है ना, वह डिपेंड करता है दो अपोजिंग फोर्सेस के नेट इफेक्ट पे। और इस केस में जो दो अपोजिंग फोर्स आया वह क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल को खींच करके नजदीक ला रहा था, जबकि थर्मल एनर्जी पार्टिकल को एक दूसरे से दूर कर रहा था। तो एक नजदीक ला रहा है, दूसरा दूर कर रहा है, तो दोनों अपोजिंग नेचर का होगा ना। लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है कि थर्मल एनर्जी कम हो जाता है। तो थर्मल एनर्जी कम हो जाने से मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, और जब नजदीक रहेंगे तो उनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ का होगा। इसीलिए जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ का फोर्स लगेगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी नजदीक रहेंगे, सट करके रहेंगे, और वह सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड के फॉर्म में। अब सॉलिड के जो कुछ और
डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, इसको ध्यान में रखोगे कि सॉलिड पार्टिकल पूरे फिक्स्ड भी नहीं होते हैं और किसी डायरेक्शन में मूव भी नहीं करते, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स का कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, क्या होता है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब कुछ और जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं सॉलिड्स का, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला बात कि सॉलिड का जो शेप, साइज और वॉल्यूम है वो फिक्स होगा। शेप, साइज, वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स होता है। तीनों चीज है क्या, आप सो देखो। शेप का मतलब हो गया उसका आकृति, साइज का मतलब हुआ उसका आकार, और वॉल्यूम का मतलब हम लोग जानते हैं आयतन। तीन अलग अलग चीज है। आकृति मतलब किस शेप का है, यदि कोई सॉलिड ऐसे सर्कुलर टाइप का है या फिर यदि स्क्वायर टाइप का है, सब अलग अलग उसका शेप है। इसी में साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये हुआ अलग अलग साइज। और वॉल्यूम का मतलब कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो किसी भी सॉलिड का एक जो शेप, साइज और वॉल्यूम है जनरली तीनों फिक्स होता है। मतलब एक बार यदि कोई सॉलिड इस फॉर्म में है तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स या हमेशा इसी फॉर्म में रहना चाहेगा। इतना बड़ा साइज का है तो इतना ही साइज का रहेगा और जितना जगह घेर रहा है उतना ही। जैसे मार्कर पेन, ये मार्कर पेन सॉलिड हुआ ना, देखो ये जो है अभी सिलिंड्रिकल टाइप का है ऐसे, तो सिलिंड्रिकल टाइप का मतलब इसका शेप हुआ फिक्स्ड। अभी इसके साइज की बात करें तो इस मार्कर पेन को आप ऐसे हाथ में पकड़ के रखो, पैकेट में रखो, बैग में रखो, कहीं भी रखोगे तो इसका साइज भी इतना ही रहने वाला है, शेप भी इतना ही रहने वाला है। बच्चा आयतन, इसका वॉल्यूम, जगह घेरने वाला, तो भी जाहिर सी बात है कि इतना साइज का है तो इसको इतना ही जगह चाहिए जहां वो जा करके रह सकता है। मतलब जितना वॉल्यूम है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उतने जगह में यह रह सकता है। तो ये तीनों चीज फिक्स हो गया सॉलिड का। उसके बाद सेकेंड नंबर में नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल या दो पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड के केस में यह नेग्लिजिबल होता है, मतलब सॉलिड के दो पार्टिकल के बीच कोई खाली जगह नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होगा। अभी शुरुआत में तो मैंने डिस्कस किया ना कि सॉलिड पार्टिकल के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है जिसके चलते वे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे अब जब नजदीक रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, उनके बीच कोई खाली जगह नहीं बचेगा। नेग्लिजिबल होता है, एकदम नहीं, वैसा नहीं, नेग्लिजिबल नहीं के बराबर होता है। अगला स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इसी का कंसीक्वेंस हुआ कि चूंकि स्पेस नहीं है तो अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, या उस उल्टा बोले हम लोग कि मैक्सिमम अट्रैक्शन होने के चलते इसके बीच कोई स्पेस नहीं बचता है। उसके बाद नॉन फ्लूइडिटी कि जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं फ्लूइड के जैसा बिहेव नहीं करते हैं। फ्लूइड करने का मतलब कोई लिक्विड को तुम गिरा करके छोड़ दो ना तो अपने आप मूव करने लगेगा, पानी को गिरा के छोड़ दो अपने आप को आगे बढ़ेगा। लेकिन वैसा ही तुम कोई सॉलिड पार्टिकल को अपने गिरा करके छोड़ दो आगे नहीं बढ़ेगा। फ्लो नहीं करना कहलाता है नॉन फ्लूइडिटी। तो सॉलिड के पार्टिकल्स नॉन फ्लूइडिटी पोजेज करते हैं, मतलब अपने आप उनके पार्टिकल्स जो है वे फ्लो नहीं करते हैं। उसके बाद नॉन कंप्रेसिबल करने का मतलब दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड है ना, इसको खूब जोर से दबाते हैं, कहां दब रहा है, नहीं दब रहा है। क्यों नहीं दब रहा है, तो देखो जैसे मान लो कि इस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट है ऐसा, तुम यहां से फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स लगाने से पार्टिकल दबेगा कब, जब ये बीच में खाली जगह हो। तो खाली जगह हो तो इसको दबाओगे कि पार्टिकल सट करके यहां आ जाएगा, देखो दब गया ऐसा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि सॉलिड का पार्टिकल के बीच तो कोई खाली जगह है ही नहीं। अब तुम ऊपर से यहां कितना ही फोर्स लगाते रहो कि कहां दबेगा जब इसके बीच कोई खाली जगह है ही नहीं। तो नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने के चलते सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता है। इन शॉर्ट हम लोग बोले कि जो सॉलिड्स होते हैं वे पोजेज करते हैं क्या, रिजिडिटी।
रिजिडिटी, छठा नंबर का प्रॉपर्टी कि सॉलिड जो है रिजिडिटी पोजेस करते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता है। तो नहीं दबाने का मतलब यही हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सॉलिड पार्टिकल्स का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, नो ट्रांसलेटरी मोशन। सॉलिड के पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, तो क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स का होता है केवल वाइब्रेटरी मोशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ये वो जो है सॉलिड के प्रॉपर्टी का, या सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी, सॉलिड्स क्या है, कैसे एग्जिस्ट करेंगे, कब एग्जिस्ट करेंगे, और उनके कुछ क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी बातें। तो देखो आज स्टार्टिंग में जो है मैंने कवर अप कर दिया सॉलिड का इंट्रोडक्शन। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कब एग्जिस्ट करेंगे, क्यों एग्जिस्ट करते हैं सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में, और लास्टली सॉलिड के जो मेन प्रॉपर्टीज होते हैं उनको। अब नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कैसे सॉलिड को अलग अलग भाग में क्लासिफाई किया जाता है, उस सारे सॉलिड्स का फिर प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो ये सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।